नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोविड के खिलाफ संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हर नागरिक सहयोग कर रहा है। देश में कोविड रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर लगभग 63% हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महामारी को जीवन शैली में सुधार लाने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाएंगी। असम में ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से 21 जिलों के 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित। दोपहर समाचार में अपनी सहयोगी पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने कोविड का अब तक सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि देश पूरी बहादुरी के साथ इस महामारी से संघर्ष कर रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की आबादी, सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा। एक जन, एक मन, एक राष्ट्र की सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े डट कर लड़ रहे हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है। और मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज गुरुग्राम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पौधरोपण अभियान में भाग लेते हुए श्री शाह ने कहा कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत जैसा विशाल देश किस प्रकार इस महामारी का मुकाबला करेगा। लेकिन अब दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस महामारी से सफलतापूर्वक संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार ही नहीं लड़ रही है, बल्कि देश के हर नागरिक की इसमें भागीदारी है। गृह मंत्री ने कहा कि कोविड-19 को नियंत्रित करने में सुरक्षा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने सिद्ध कर दिया है कि वे न केवल आतंकवाद से लड़ना जानते हैं, बल्कि लोगों के सहयोग से महामारी से भी लड़ सकते हैं। मुझे आज आनंद है कि स्थान चिन्हित कर वृक्ष की जातों को तय कर और कौन सी वाहिनी कितने वृक्ष लगाएगी इसकी संख्या के साथ 1 करोड़ 37 लाख वृक्ष आज हमारे जवान लगाने का अभियान चला रहे हैं। मैं सभी जवानों को और उनके मुखियाओं को हृदय से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश में 19,235 लोग कोविड से ठीक हुए हैं। इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 62.92% हो गई है। अब तक देश में 5,34,621 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। ये संख्या कोरोना का उपचार करा रहे 2,92,258 लोगों के मुकाबले कहीं अधिक है। देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की दर 76% से अधिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोविड से संक्रमित 28,637 नए रोगियों का पता लगा। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 8,49,553 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड जांच के लिए उपलब्ध थेरेपी का उपयोग केवल उन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों में ही होना चाहिए जहां रोगियों पर समुचित निगरानी रखी जा सके। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरेपी, स्टेरॉइड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है। रोगियों और परिजनों के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है। मामूली संक्रमण में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उपयोग की सिफारिश की गई है। कोरोना संक्रमित 80% रोगियों में मामूली संक्रमण होता है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान कोरोना संक्रमित हो गए हैं।
उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया है। वे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और सिविल सुरक्षा मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के कारण शुक्रवार रात 10 बजे से लागू 3 दिन की पूर्णबंदी कल सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान सभी कार्यालय, बाजार और अन्य संस्थान बंद हैं, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखने की शर्त के साथ औद्योगिक गतिविधियां जारी हैं। बिहार के गया, सहरसा और अररिया जिलों में आज से फिर पूर्णबंदी लागू कर दी गई। इसके साथ ही राज्य के 18 जिले पूर्णबंदी के दायरे में आ गए हैं। सहरसा में 16 जुलाई तक, जबकि गया में अगले आदेश तक पूर्णबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों को लॉकडाउन प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक सप्ताह के दौरान मास्क नहीं पहनने के आरोप में 22,000 से अधिक लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। 38 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,039 हो गई है। डेहरी के विधायक सत्यनारायण सिंह संक्रमित हो गए हैं। पटना एम्स में कल से कोरोना वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू हो रहा है। सभी को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। पहली डोज के 14 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। इसके बाद इन सभी लोगों की जांच की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार इस तरह का फैसला लिया है। राज्य से बाहर जाने वाले लोगों को अब पास लेने की जरूरत होगी। जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, पुलिस अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस थाने को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। अन्य राज्यों से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्क्रीनिंग होगी। साथ ही यात्रा करने वाले लोगों के पहचान पत्र भी चेक किए जाएंगे। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां सत्यापन के बाद तत्काल पास जारी करने की सुविधा होगी। इस बीच पिछले 10 दिन से प्रदेश में रोज 500 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,900 के पार हो गई है, जबकि संक्रमण के कारण 507 लोगों की मृत्यु हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। 13,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने को ध्यान में रखते हुए समूचे मध्य प्रदेश में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। भोपाल में सभी बाजार पूरी तरह बंद हैं और सड़कों पर आवागमन बहुत कम है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य बड़े शहरों में बाजार बंद हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से 13,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रविवार को समूचे प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान सभी बाजार, कार्यालय और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद है। हालांकि दैनिक आवश्यकता वाली दुकानें और अस्पताल, इमरजेंसी सर्विस से जुड़े परिवहन साधन पर यह आदेश लागू नहीं है। राजधानी भोपाल के प्रमुख बाजारों में लॉकडाउन की वजह से बाजार पूरी तरह बंद है और सड़कों पर आवाजाही न के बराबर है। दूसरी ओर अन्य बड़े शहरों इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाजार और सड़कें सूनी नजर आईं। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के टेस्ट की दर जुलाई में पिछले महीने की तुलना में 41% अधिक है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जून में 9.8% टेस्ट किए गए, जबकि जुलाई में ये दर 10% हो गई है। गुजरात सरकार ने राज्य में कोविड-19 के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा दी है। इसी तरह अहमदाबाद नगर निगम और सूरत नगर निगम ने भी माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्रों में परीक्षण बढ़ा दिया है। राज्य में अब तक 4,57,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच अमरेली के एक युवक सिद्धांत वेकरिया ने प्रोफिज्म कॉल नाम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। अपने स्टार्टअप प्रोफिज्म टेक्नोलॉजीज के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के ऐलान के 14 दिनों में ही यह एप्लीकेशन विकसित किया है। श्री वेकरिया का कहना है कि यह एप्लीकेशन ऑनलाइन शिक्षा और कॉर्पोरेट मीटिंगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। अमरेली में हरीश टांक के साथ योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
प्रख्यात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन का इलाज कर रहे नानावटी अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया है कि इन दोनों में कोरोना वायरस के मामूली लक्षण हैं और इन्हें ऑक्सीजन अथवा वेंटिलेटर की मदद की आवश्यकता नहीं है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये संक्रमण अब मुंबई के पॉश इलाकों तक पहुंच गया है। मुंबई में घनी आबादी और झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों में कोरोना पर नियंत्रण पाने के बावजूद अब ये महामारी आलीशान बंगलों में रहने वाले सेलिब्रिटीज तक पहुंच गई है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी माता कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। उनके भाई, भाभी और भांजी कोरोना संक्रमित है। हालांकि अनुपम खेर निगेटिव है। वहीं मुंबई में राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन भी कोरोना की चपेट में आया है और वहाँ के वरिष्ठ कर्मियों समेत 14 कर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बीएमसी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से विनती की है कि वे तथा उनके अन्य कर्मी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें। फिल्म अभिनेत्री रेखा का सुरक्षा कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका सी स्प्रिंग बंगला सील किया गया है। हालांकि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या की टेस्ट निगेटिव आई है। वहीं नानावटी डॉक्टरों के अनुसार अमिताभ और अभिषेक में कोरोना का संक्रमण काफी सौम्य है और उन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीजन में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 का ग्राफ 268 ताजा सकारात्मक मामलों के पंजीकरण के साथ 10,000 के आंकड़े को पार कर चुका है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 10 और मरीज बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। ताजा मामलों में से 181 कश्मीर से और 87 जम्मू संभाग से रिपोर्ट किए गए हैं। केवल पिछले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए गए सकारात्मक मामले 1481 तक बढ़ चुके हैं, जिसमें श्रीनगर जिले में सबसे अधिक सकारात्मक मामले 399 दर्ज किए गए हैं। इस बीच बारामूला के 4 प्रमुख शहर सोपोर, बारामूला, ओडी और पट्टन पॉजिटिव मामलों में वृद्धि के कारण आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। कुपवाड़ा प्रशासन ने भी संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 3 शहरों कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और लंगेट को आज से 3 दिनों के लिए बंद करने के भी आदेश दिए हैं। श्रीनगर से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सुनील कोल। कर्नाटक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने आज बेंगलुरु में बूथ लेवल की कार्यबल समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने प्रत्येक बूथ के लोगों के घरों में जाएं और सब लोगों से रक्तचाप, मधुमेह, जुकाम और खांसी से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करें। उन्होंने कहा कि इस जानकारी से अधिकारियों को लोगों में कोरोना फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। डॉक्टर सुधाकर ने उन इलाकों का भी दौरा किया जहां एंटीजन जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि एंटीजन जांच के परिणाम 15 मिनट में मिल जाते हैं और इससे पीड़ित लोगों को पता लगाने में मदद मिलती है। इस बीच लॉकडाउन के कारण आज बेंगलुरु में सन्नाटा है और आवागमन पूरी तरह बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सरकार ने पहले केवल रविवार के दिन पूर्णबंदी लागू की थी, लेकिन अब विशेषज्ञों की सलाह के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस सप्ताह मंगलवार की रात से 22 जुलाई तक बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों में पूर्णबंदी लागू रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कल उपायुक्त, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। कल तक की जानकारी के अनुसार बेंगलुरु के ग्रामीण जिलों में कोविड मामलों के दोगुना होने की दर 7 दिन, जबकि शहरी जिलों में 37 दिन है। राज्य में मामलों के दोगुना होने की दर 9 दिन, जबकि देश में यह औसत 21 दिन का है। बेंगलुरु से आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। तेलंगाना में कल 1178 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 33,402 हो गई है। कल कोरोना से 9 लोगों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 348 हो गई है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है। कल 1,714 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में गांधी अस्पताल का दौरा किया। तेलंगाना में कोविड सुविधा का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल की सुविधाओं और इलाज के बारे में जानकारी ली। तमिलनाडु में त्रिची नगर निगम ने कोरोना के शीघ्र उपचार के लिए बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान का विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और निगम के कर्मचारियों के विशेष दल नगर निगम के 65 वार्डों का दौरा कर रहे हैं। विशेष अभियान के अंतर्गत बुखार से ग्रस्त लोगों के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी है। राज्य सरकार ने इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार एक दिन में रिकॉर्ड 1300 से ज्यादा लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 28,453 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 26 मौतें होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 906 हो गई है। राज्य में विभिन्न अस्पतालों में लगभग 9,588 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने के बाद 18,000 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने की दर 63% है। अब तक 6 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। समाचार में आपका फिर स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने को ध्यान में रखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 6 जुलाई से लागू पूर्णबंदी 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 20 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव ने बताया कि इस दौरान नाहरलागुन के सी, ई और एफ सेक्टरों में सघन निगरानी की जाएगी। नागालैंड में आज कोविड संक्रमण के 23 और मामले प्रकाश में आने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 771 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एस पंगन्यूफोम ने बताया कि राज्य में संक्रमण के 458 मामले हैं और 313 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। मिजोरम में पिछले 48 घंटों में कोरोना संक्रमण का एक और मामला सामने आया है। इस दौरान 7 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक राज्य में संक्रमण के 227 मामले सामने आए हैं। 77 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 150 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में हम कोविड-19 के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को सलाह दी है कि वे चिकित्सक की सलाह के बिना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवा न लें। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. एम्स की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जेंसिटा गुंजियाल ने सुरक्षित दूरी का पालन करने की आदत डालने की सलाह दी है। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोविड के खिलाफ संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हर नागरिक सहयोग कर रहा है। देश में कोविड रोगियों की ठीक होने की दर बढ़कर लगभग 63% हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महामारी को जीवन शैली में सुधार लाने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाएंगी। और असम में ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से 21 जिलों के 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर पिछले कुछ महीनों के दौरान चिंतन करने और ये आकलन करने का अनुरोध किया है कि क्या उन्होंने सही शिक्षा ली है और इस तरह के अनिश्चय का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है। श्री नायडू ने फेसबुक पेज में कहा कि इस महामारी को केवल एक आपदा के रूप में ही देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन करके उसे सुधारने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीवन की सभी स्थितियों का समग्रता से लगातार मूल्यांकन करना बेहतर जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक स्तर की निविदाएं आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में निर्णय किया गया कि 200 करोड़ रुपए तक की खरीदारी के लिए वैश्विक निविदाएं नहीं मांगी जाएंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर मंत्रिमंडल सचिवालय की पूर्व अनुमति से वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं।
ठेकेदारों को राहत देते हुए ये घोषणा की गई है कि रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियां कार्य को पूरा करने के लिए 6 महीने की समय सीमा बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020-21 में राज्यों के ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी 3% से 5% करने का निर्णय किया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य व्यापारों को बिना गारंटी वाले ऋणों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच तनाव कम करने और सेना हटाने की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनी है और ये काम जारी है। उन्होंने कहा कि सीमा पर दोनों देशों के सैनिक काफी निकट आ गए थे, इसलिए तनाव कम करने और सेना हटाने के मुद्दे पर सहमति आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि वापसी की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और इसमें काफी प्रगति भी हुई है। डॉक्टर जयशंकर कल इंडिया ग्लोबल वीक को संबोधित कर रहे थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों के छात्रों से अपील की है कि वे भारत में आएं और नवाचार के साथ देश में उभरते अवसरों का लाभ उठाएं। श्री प्रधान ने विदेशों में रह रहे युवा भारतीय विद्वानों और छात्रों के साथ ऊर्जा संबंधी संवाद के दौरान ये बात कही। भारत की ऊर्जा दृष्टि को सामने रखते हुए श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि है। तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2022 तक ऊर्जा आयात की निर्भरता में 10% कमी करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत एशिया में गैस की मांग पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय फास्टैग ब्यौरा जुटाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इस बारे में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने बताया है कि वाहन पोर्टल को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। फास्टैग से यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी वाहन फास्टैग भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करें और नकद भुगतान से बचें। फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर कोविड फैलने की संभावनाओं को कम करने में भी प्रभावी होगा। राजस्थान में कांग्रेस में अंतर्कलह की खबरों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि वे पार्टी के बारे में चिंतित हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या पार्टी तभी जागेगी जब पार्टी का बहुत नुकसान हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष की खबरें आ रही हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है, लेकिन भाजपा के राज्य इकाई के प्रमुख सतीश पूनिया ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है वो पार्टी के भीतर दो नेताओं के बीच तनाव का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना ने आज जम्मू कश्मीर में बांडीपोरा में जाकर दिवंगत वसीम बारी के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बांडीपोरा के जिला अध्यक्ष शेख वसीम बारी, उनके भाई और पिता की आतंकवादियों ने इस महीने की 8 तारीख को बांडीपोरा में हत्या कर दी थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट में संदेश में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बारी के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूरा देश और सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। जाने माने कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का कल जामनगर में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। वे लोगों में जामी नाम से लोकप्रिय थे। उनके कार्टून 2 से अधिक दशकों तक गुजरात के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे। श्री जामी केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला अध्यापक थे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में टिड्डी दलों ने बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। कृषि विभाग ने टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए किसानों को जरूरी सलाह दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीतापुर जिले में कल पहुंचे टिड्डी दल ने वहां की 4 तहसीलों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया।
सीतापुर जनपद में पहुंचे टिड्डी दल ने 4 तहसीलों मिश्रिक, महोली, महमूदाबाद और बिस्वा के 10 विकास खंडों के अंतर्गत कई गांवों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने मिलकर टिड्डी दल को थाली, ड्रम और अन्य आवाज करने वाले तरीके अपनाकर खेतों से खदेड़ दिया। कृषि विभाग के अनुसार यह टिड्डी दल हरदोई जनपद की तरफ से आया था और अब यह बहराइच जनपद की तरफ चला गया है, जहाँ किसानों को सतर्क कर दिया गया है। एक टिड्डी दल उन्नाव जनपद के सफीपुर ब्लॉक में कल देखा गया, जहां कृषि विभाग ने इस पर कीटनाशकों का छिड़काव किया। एक अन्य दल एटा जनपद से उड़ता हुआ फर्रुखाबाद और कन्नौज जनपद की तरफ जाते देखा गया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। असम में ब्रह्मपुत्र सहित कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और 21 जिलों में 6 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। बाढ़ से 46,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। 8,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। धेमाजी और बारपेटा सबसे अधिक प्रभावित हैं। राज्य और केंद्रीय आपदा कार्रवाई बल राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किए गए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी वर्षा के साथ साथ बादल छाए रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 तथा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में सवेरे आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम या रात के समय गरज के साथ बौछारें पड़ने और आंधी चलने के आसार हैं। तापमान 26 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। हल्की वर्षा या गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। श्रीनगर में तापमान 16 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। गरज के साथ बारिश होने तथा धूल भरी हवाएं चलने के भी आसार हैं। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। अहमदाबाद में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश होने या गरज के साथ छींटे पड़ने या धूल भरी आंधी आने की संभावना है। पटना में भी बादल छाए रहने या 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद LAHDC के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान ने स्नातक पूर्व कक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन की तैयारियों पर चर्चा के लिए आज करगिल में परिषद के सचिवालय में कार्यकारी पार्षद और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। संबंधित अधिकारियों और 2 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने परिषद को कोविड-19 की स्थिति ध्यान में रखते हुए अपनाई गई परीक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी दी। परिषद को बताया गया कि 5,000 से अधिक स्नातक पूर्व छात्रों की परीक्षा 27 से 29 जुलाई 2020 के दौरान कराई जाएगी, जिसमें 3 पद्धतियों असाइनमेंट, टेलीफोन से संवाद और ऑनलाइन परीक्षा को शामिल किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोविड के खिलाफ संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हर नागरिक सहयोग कर रहा है। देश में कोविड रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर लगभग 63% हुई। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा है कि महामारी को जीवन शैली में सुधार लाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाएंगे। असम में ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बाढ़ से 21 जिलों के 6 लाख से अधिक लोग राज्य में प्रभावित हैं।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।